क्या सिक्स शेड्यूल से पहले एसटी का दर्जा जरूरी है? दार्जिलिंग की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। क्या दार्जिलिंग में फिर दो हिस्सों में बंट गई है राजनीति? पहले एसटी या पहले सिक्स शेड्यूल? कल्पना कीजिए, कल केंद्र सरकार दार्जिलिंग से कहे हम आपको सिक्स शेड्यूल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 11 गोरखा समुदाय को शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी का दर्जा अभी नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या दार्जिलिंग इसे स्वीकार करेगा? क्या इससे परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी पीपीएस मिल जाएगा, या फिर पहाड़ की राजनीति दो हिस्सों में बंट जाएगी? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। और सबसे बड़ा सवाल, जीएनएलएफ सिक्स शेड्यूल को पीपीएस क्यों मानती है, जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और कई दूसरे संगठन पहले 11 समुदाय को एसटी दर्जे पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आज इस मुद्दे को संविधान, इतिहास और वर्तमान राजनीति तीनों के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले विवाद क्या है? आज दार्जिलिंग की लगभग हर राजनीतिक पार्टी यह मानती है कि वर्तमान जीटीए स्थायी राजनीतिक समाधान नहीं है, लेकिन जब परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी पीपीएस की बात आती है तब रास्ते अलग हो जाते हैं। जीएनएलएफ का कहना है कि सिक्स शेड्यूल ही सबसे मजबूत संवैधानिक समाधान है। दूसरी ओर जीजेएम और अन्य कई संगठन कहते हैं पहले 11 गोरखा समुदाय को शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, उसके बाद ही सिक्स शेड्यूल पर विचार होना चाहिए। यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। सुनते हैं गोजा मुमो का बयान। म यही भन्न चाहन्छु, कोही सिक्स शेड्यूलको लागि कुदिरहेछ, कोही के को लागि कुदिरहेछ, कोही के को लागि कुदिरहेछ, तर जबसम्म 11,000 गोष्ठी हुँदैन तबसम्म सिक्स शेड्यूल हामी मान्दैन। यो क्लियर कट कुरा हो। चलिए अब बात करते हैं सिक्स शेड्यूल आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो सिक्स शेड्यूल ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत किसी क्षेत्र को अपने स्थानीय प्रशासन, संस्कृति और विकास से जुड़े फैसले लेने के लिए सामान्य क्षेत्रों के तुलना में ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। सिक्स शेड्यूल लागू होने पर उस क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। इस परिषद को अपने इलाके के विकास, स्थानीय प्रशासन, संस्कृति, परंपरा और कुछ जमीन से जुड़े मामलों में पहले से ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं। यानी वर्तमान जीटीए की तुलना में यह अधिक मजबूत संवैधानिक ढांचा हो सकता है, लेकिन राज्य वही रहता है। जीएनएलएफ का मानना है कि दशकों से चल रहे आंदोलन के बाद अगर कोई व्यवहारिक और संवैधानिक समाधान संभव है तो वह सिक्स शेड्यूल हो सकता है। उनका तर्क है कि इससे स्थानीय प्रशासन और संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, भाषा और संस्कृति की रक्षा होगी, और भविष्य में यदि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती है तो आगे की संवैधानिक संभावना भी खुली रह सकती है। सवाल उठता है, फिर गोजा मुमो और दूसरे संगठन पहले एसटी की मांग क्यों कर रहे हैं? दार्जिलिंग में बरसों से 11 गोरखा समुदाय के लिए एसटी दर्जे की मांग चल रही है। हाल ही में बिमल गुरुंग ने सार्वजनिक सभा में कहा कि पश्चिम बंगाल के नेताओं को सिक्किम के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, कारण उनका कहना था सिक्किम सरकार ने 12 वंचित समुदाय के संबंध में आवश्यक एथनोग्राफी और ऐतिहासिक दस्तावेज केंद्र सरकार को जमा किए हैं। सुनते हैं उनका यह बयान। र हामीले हाम्रो एमएलए नमन राईज्यू सँगसँगै सिक्किमका सीएम उहाँको 12 जात गोष्ठीको एउटा उहाँले दस्तावेज बनाइसक्नु भएको छ। सिक्किमको सीएम उहाँ यति त टेबल हो, तर उहाँले सिक्किमको टोटल अदर्स कम्युनिटीको लागि उहाँले आफ्नो बलबुद्ध अनुसारमा, आफ्नो क्षमता अनुसारमा, आफ्नो दक्षता अनुसारमा उहाँले आफ्नो एउटा दस्तावेज बनाएर आज भारत सरकारलाई पुटअप गर्नुभएको छ। यस्ता चिजहरू भोलिको दिनमा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, तराई, डुवर्सको मानिसको निम्ति पनि लाभ
यसको निम्ति पनि हाम्रो नमन भाइ अनि 11 जात गोष्ठीले फेरि पनि हाम्रो सीएम पीएस गोलेसँग एकताल भेटेर यो 12 जात गोष्ठीको विषय कहाँसम्म के प्रकारले छन् अनि हाम्रो 11 जात गोष्ठीको आज यो विषयहरू हुँदैछन् भन्ने कुरोमा अलिकति भए पनि उहाँबाट केही कन्सेप्ट लिन सक्यौँ भने हेर्नुहोस्, उहाँको मिसनरी भयङ्कर छ, उहाँको टेक्निकली ह्यान्ड भयङ्कर छ, उहाँको आफ्नो स्टेट हो, उहाँले टोटल मिसनरी लगाएर दिल्लीको प्रागणमा उहाँले यो दस्तावेज बनाउनु भएको छ। इस बयान से एक बात स्पष्ट होती है, एसटी दर्जा केवल राजनीतिक घोषणा से नहीं मिलता, इसके लिए विस्तृत ऐतिहासिक, सामाजिक और एथनोग्राफिक दस्तावेज की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर केंद्र सरकार कहे हम 6 शेड्यूल दे रहे हैं लेकिन अभी एसटी दर्जा नहीं, तो क्या होगा? इसका कोई निश्चित उत्तर आज किसी के पास नहीं है, लेकिन संभावित स्थितियों को समझा जा सकता है। अगर 6 शेड्यूल लागू होता है तो पूरे क्षेत्र को कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक लाभ मिल सकते हैं, स्थानीय प्रशासन मजबूत हो सकता है, विकास योजनाओं पर अधिक स्थानीय नियंत्रण मिल सकता है, भाषा, संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत व्यवस्था बन सकती है। यानी इसका लाभ केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं होगा। यही गोजमुमो और अन्य संगठन की चिंता सामने आती है। उनका कहना है अगर पहले 6 शेड्यूल स्वीकार कर लिया गया और 11 समुदाय को एसटी दर्जा बाद में भी नहीं मिला तो भविष्य में उनकी जनजातीय पहचान की मांग कमजोर पड़ सकती है। यह एक राजनीतिक आशंका है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि ऐसा निश्चित रूप से होगा। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए केसन्स जीप सिट्रॉन 2.5 माइल सिलीगुड़ी, हर सफर भरोसे के साथ। लेकिन यही आशंका इस बहस का केंद्र बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि दार्जिलिंग के लिए 6 शेड्यूल पर विचार नया नहीं है। लगभग 20 साल पहले 2005 में केंद्र, राज्य और डीजीएचसी के बीच इस पर त्रिपक्षीय समझौता भी हो चुका था। 2007 में संसद में विधेयक भी पेश हुआ, लेकिन पहाड़ के भीतर राजनीतिक विरोध, बदलते हालात और विधायी प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी। आज लगभग 2 दशक बाद यही 6 शेड्यूल फिर से दार्जिलिंग की राजनीति के केंद्र में लौट आया है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या 2005 के प्रस्ताव में सिर्फ जनजातीय समुदाय को ही महत्व दिया गया था? जवाब है नहीं। 2005 के प्रस्ताव में ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई थी जिसमें जनजातीय, गैर जनजातीय और अन्य सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिल सके। यानी उस समय प्रस्ताव केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों की भागीदारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। यानी आज यह कहना सही नहीं होगा कि अगर दार्जिलिंग में 6 शेड्यूल लागू हो गया तो इसका फायदा सिर्फ एसटी समुदाय को ही मिलेगा। ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। असल बात यह है कि अगर भविष्य में दार्जिलिंग के लिए 6 शेड्यूल लागू करने का फैसला होता है तो संसद को उसके लिए नया कानून बनाना होगा। उसी कानून में यह तय होगा कि परिषद कैसी होगी, चुनाव कैसे होंगे, किस समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व होगा और किसे कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। यानी आज यह सवाल का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि संसद भविष्य में कैसा कानून बनाती है। आज दार्जिलिंग की राजनीति में असली सवाल केवल 6 शेड्यूल का नहीं है। असली सवाल है पहले पहचान या पहले स्वायत्तता, पहले एसटी या पहले 6 शेड्यूल। क्या दोनों मांगे साथ साथ पूरी हो सकती है? और अगर किसी दिन केंद्र सरकार 6 शेड्यूल का प्रस्ताव लेकर आती है लेकिन एसटी दर्जे का प्रश्न लंबित रहता है तो क्या पहाड़ उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या फिर राजनीतिक मतभेद और गहरे हो जाएंगे? इन सवालों का उत्तर आज किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है।
इसका उत्तर भविष्य की संवैधानिक प्रक्रिया, संसद के निर्णय और राजनीतिक सहमति तय करेगी। आपकी क्या राय है? क्या पहले 6 शेड्यूल आना चाहिए या पहले 11 गोरखा समुदाय को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ केसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए केसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाटा। ड्र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Luxentra designed my modular kitchen. and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.